नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। चुनौती है बड़ी, राष्ट्रीय सहारा। नई पीढ़ी का आगाज हिंदुस्तान। साइबर संसार में आम लोगों को अधिकार देने की कवायद, हरजिंदर। अब संपादकीय विस्तार से। चुनौती है बड़ी, राष्ट्रीय सहारा। डार्क बेस, क्रिप्टो करेंसी और ड्रोन देश के लिए चुनौती बने हुए हैं और इनको लेकर सख्त कदम उठाने होंगे। नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्र मादक पदार्थ की तस्करी देश के अंदर या बाहर कतई नहीं होने देगा। कहा कि सरकार ने न केवल मादक पदार्थों के कई नेटवर्क को खत्म करने में सफलता पाई है, बल्कि उनसे जुड़े आतंकवाद को भी नेस्तनाबूद किया है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में नाक आतंकवाद के कई मामलों का भंडाफोड़ किया गया है और ये भी बड़ी उपलब्धियां हैं। बेशक केंद्र और राज्य सरकार की कानून प्रवर्तन एजेंसियां चाक चौबंदी से नशे के काले का धंधा जोरदार प्रयास कर रही हैं, लेकिन यह भी सच है कि डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ड्रोन का इस्तेमाल आज भी हमारे लिए चुनौती बने हुए हैं। डार्क वेब इंटरनेट के उस गुप्त हिस्से को संदर्भित करता है जिसके तक केवल विशेष सॉफ्टवेयर और टूल के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक क्रिप्टो करेंसी की बात है तो यह एक आभासी मुद्रा है जो भारत में नियमित नहीं है। इसके जरिए लेन देन पर निगरानी रखने में एजेंसियों को खासी दिक्कत दरपेश रहती है। अलबत्ता ड्रोन के जरिए सीमा पार से भारतीय सीमा में नशीले पदार्थ में ड्रॉप किए जाने के तरीके पर खासी हद तक लगाम कसने भारतीय सुरक्षा पर बल सफल हुए हैं। बहरहाल नशीले पदार्थों की तस्करी संबंधी कार्यकलाप देश की सुरक्षा और विकास के लिए खासा खतरा है और सरकार और राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और तकनीशियनों को अपने संयुक्त प्रयासों से इन चुनौतियों से पार पाना होगा। इसके लिए तकनीकी सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार के स्तर पर इच्छा शक्ति होना बेहद जरूरी है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को नई ताकत मिली है। इसी का नतीजा है कि बीते 10 वर्षों में मादक पदार्थ की जब्ती में 7 गुना वृद्धि हुई है और मोदी सरकार ने बारंबार संकल्प दोहराया है कि मादक पदार्थ के समूचे तंत्र को उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थों के तस्करी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रयासों के नतीजाकुन होने के लिए जरूरी है कि नशा मुक्त भारत अभियान में तेजी लाई जाए। नशे के व्यसन से मुक्त समाज ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है। नई पीढ़ी का आगाज हिंदुस्तान। इंटरनेट पर सजग या सक्रिय पीढ़ियों से ठीक से पता है कि 1 जनवरी 2025 से जनरेशन बीटा का आगाज हो गया है। यह एक ऐसी पीढ़ी होगी जिसके जीवन का पल पल तकनीक की बुनियाद पर संवरेगा। वास्तव में यह पीढ़ीगत बदलाव खास तवज्जो की मांग कर रहा है और यह अपनी पिछली पीढ़ियों से भी प्रेरित कर रहा है। पहले के दौर में पीढ़ियों पर इतनी गहराई से काम नहीं होता था, लेकिन अब यह काम मुस्तैदी से हो रहा है क्योंकि इसमें बाजार का अपना हित है और लोगों की मानसिकता को समझना बाजार के लिए जरूरी है। बाजार को यह भी चिंता है कि नई पीढ़ी किस तरह का व्यवहार करेगी, उसे किस दिशा में ले जाना ज्यादा मुफीद रहेगा। कोई आश्चर्य नहीं है कि ऑस्ट्रेलियाई रुझान और जनसांख्यिकी विश्लेषण अपनी कंपनी मेडिकिंडल ही पीढ़ी का नामकरण करता है। इसी कंपनी ने दुनिया को बताया है कि जनरेशन बीटा अर्थात जेन बीटा में साल 2025 से 2039 के बीच पैदा लोग शामिल रहेंगे। हर 15 साल में पीढ़ी परिवर्तन नई बात नहीं है, लेकिन उसका विश्लेषण दिलचस्प है। सबसे खास बात यह है कि बीटा पीढ़ी के अनेक लोग अगली सदी के भी दर्शन करेंगे। यह रोचक बात है कि हमारी दुनिया कितनी विविध और संपन्न है। हमारे बीच अभी भी वही पीढ़ी है जिसको मूल माना जाता है, जो साल 2028 से 1945 के बीच जन्मी थी। यह अपने चरम में सबसे व्यावहारिक और सतर्क पीढ़ी साबित हुई। उसके बाद बेबी बूमर्स पीढ़ी 1946 से 1964 आई, जिसने विश्व युद्धों को बढ़कर दुनिया को नई प्रगतिशील आबादी से गुलजार कर दिया। फिर आई एक्स पीढ़ी 1965 से 1979, जिससे दुनिया में बड़े बड़े बदलावों के साथ तालमेल बिठाया। उसके बाद आए मिलेनियल्स जो 1980 से 1994 के बीच जन्मे और नई सदी में वयस्क हुए। यह पीढ़ी भी सुविधाओं के हिसाब से बहुत भाग्यशील मानी जाती है।
उसके बाद जेन जेड 1995 से 2009 और फिर जेनरेशन अल्फा 2010 से 2024 की आजकल सर्वाधिक चर्चा रहती है। यह पीढ़ियों का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और सभी पीढ़ियों को समझते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। साइबर संसार में आम लोगों को अधिकार देने की कवायद। हरजिंदर, वरिष्ठ पत्रकार। कुछ साल पहले तक हम यह मान बैठे थे कि इंटरनेट पूरी दुनिया को जोड़ देगा और फिर देशों की सीमाओं व पाबंदियों बेमतलब दिखाई देंगी। इससे दुनिया भर के लोग जुड़े भी, पर सरहदों के खत्म होने की बात खामख्याली ही साबित हुई। बल्कि पिछले कुछ समय से लग रहा है कि चीजें उल्टी दिशा में जा रही हैं। ईरान एक ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जिसे हलाल इंटरनेट कहा जा रहा है। इसका जो मकसद बताया गया है वह है ईरान के लोगों को पश्चिमी प्रभाव से बचाना। चीन ने तो बहुत पहले से इस प्रभाव को रोकने के लिए फौलादी दीवार खड़ी कर रखी है। ईरान खुद को पश्चिमी संस्कृति से बचाना चाहता है तो चीन उस राजनीति से जो पश्चिम में विकसित हुई। अगर यह सब वाकई ठीक से हो गया तो एक सीधा फायदा यह हो सकता है कि लोगों के फोन पर सुबह शाम आने वाले स्पैम कॉल जैसे चीजों से कुछ हद तक छुटकारा मिल जाएगा। आप चाहें तो ऐसे फोन कॉल और मेल भेजने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। हालांकि अंत में सब इससे तय होगा कि ऐसे कानून जब जमीन पर उतरेंगे तो कितने असरदार साबित होंगे। धन्यवाद।